स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले, तो जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम हो दोस्तों 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्जाम हुआ, उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो टोटल ऐसे 19 VVI इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो आपका 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान का डाइट आपको पेपर में देखने को मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जितना भी दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बोलता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि टोटल 7 को प्रश्न पूछेगा, 5 को का उत्तर दीजिएगा, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अति लघु उत्तरीय में। चलिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों आयत शुल्क से आप क्या समझते हैं, आयत शुल्क से आप क्या समझते हैं। काफी शानदार आंसर लिखे हैं दोस्तों, एक बार में आप अब अगर आप एक बार में समझ के पढ़ते हैं तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ता है और डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, देखिए आयत शुल्क से आप क्या समझते हैं, तो किसी देश की सीमा पर उस देश में आयत होने वाले, यानी कि किसी देश का सीमा पर उस देश में सबसे पहले जो आयत होता है वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को दोस्तों हम लोग आयत शुल्क कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी देश की सीमा, मान के चलिए भारत का सीमा है, चलिए, और उस पर होने वाला आयत, जो भारत में आयत हो रहा वस्तुओं पर, उसके वही लगने वाला शुल्क को दोस्तों हम लोग आयत शुल्क कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर कहता है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित किया गया था। प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो तो यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी बहुत आपका क्लियर हो सकता है, जिसके कारण दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, देखिए भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। और ये दोस्तों भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल ये आपका 1854 में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, 1854 में मुंबई में ये पहला आपका सफल हुआ था। ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोस्तों आप लिखते कि 1854 में मुंबई में स्थापित किए तो इसमें भी उतना ही नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पर मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब 3 नंबर कहता है कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। तो 4 राज्य बताना है जहां पर झूम खेती किया जाता है। देखिए 4 राज्य निम्नलिखित है, पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा। सब आपका दोस्तों पूर्वी है। ठीक है, भारत का पूर्वी क्षेत्र से सब आपका लिया गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और क्या है असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए 4 नंबर कहता है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसे दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। एक पारदर्शिता शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा गया लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ होता है सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना। जो सरकार काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर या बुरा काम कर रहा है, इसके अगर इसका जानकारी का जनता को प्राप्त होता है दोस्तों, इसी को हम लोग पारदर्शिता कहते हैं। और इसको सफल बनाने के लिए जो सूचना का अधिकार है कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को क्या करता है और भी सफल बनाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए 6 नंबर कहता है कि मुद्रा के कोई दो को क्या लिखा, मुद्रा के 2 को कार्य लिखना। 2 को मुद्रा का कार्य लिखना दोस्तों कि मुद्रा यानी कि मुद्रा होने पर ऐसे 2 को कार्य लिखना है जो आप दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, देखिए मुद्रा के 2 को कार्य निम्नलिखित है। पहला देखें तो विनिमय के लिए, यानी कि किसी वस्तु को खरीदनी है बेचने के लिए मुद्रा का होना आवश्यक है। किसी वस्तु को खरीदनी है बेचने के लिए मुद्रा जो है क्या कहता है मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। अगर आप दुकान में कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको मुद्रा देकर खरीदते हैं। ठीक है, या कोई भी चीज बेचते हैं तो वो आपको मुद्रा देता है, तब आप उसको सामान देते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर है दोस्तों इसका कि धन संचय के लिए, यानी कि आप जो है पैसा को किस तरह से, यानी कि आप जो है धन किस तरह से जमा करते हैं। तो पैसा जमा करते हैं, ठीक है, पैसा बैंक में जमा करते हैं, क्या धान चावल गेहूं ये सब जमा करते हैं, नहीं। तो हम मुद्रा को धन के रूप में आसानी से संचय कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, ताकि आने वाला भविष्य में ये पैसा हमारे काम आ सके। ठीक है, और अभी तक जो लाइक नहीं किया वीडियो को, वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न कहता है व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों एक शब्द है अवरोधक, हर एक बार कहते हैं कि जो प्रश्न है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, प्रश्न में दोस्तों आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अवरोधक का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, यानी कि रोधक करना, रोध लगाना। ठीक है,
चलिए, तो व्यापार अवरोधक एक प्रकार का क्या प्रतिबिंब है, यानी कि रोक लगाना है, जिसका प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती, जो यानी कि दोस्तों जिसका जो प्रयोग है ये सरकार क्या करता है, जो विदेशी जो व्यापार होता है इसमें क्या करता है, वृद्धि या कटौती करने में, यानी कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, किस पे कितना शुल्क लगना चाहिए, इस पे क्या करता है सरकार निर्णय लेती है, इसी को कहते हैं व्यापार अवरोधक। ठीक है, ये रहा दोस्तों 60 गो टोटल प्रश्न, 5 गो का उत्तर दीजिएगा सिंपली, 10 नंबर पक्का। ठीक है, अब नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में क्या होगा, लघु उत्तरीय में दोस्तों 8 से लेकर 14 तक का जो प्रश्न रहेगा, टोटल का टोटल 7 गो प्रश्न रहेगा, 5 गो का उत्तर दीजिएगा और 15 नंबर। ठीक है, इसका संख्या यानी कि 1 नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न का 3 नंबर है। ठीक है, चलिए, तो 8 नंबर का आता है, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। हाथ से अगर वस्त्र बनाते हो उसका 2 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना। देखिए, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, हाथ से बुने हुए वस्त्र हम विशेष व बारीकी डिजाइन दे सकते हैं। जब हाथ से दोस्तों आप किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसको बारीकी से बना सकते हैं, एकदम एकदम क्या लगता है कि एकदम लगता है मशीन को भी फेल कर देता है। ठीक है, जो मशीन कार्य नहीं कर सकता वो हाथ से आप कार्य कर यानी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि हाथ से आप वस्त्र पर क्या बारीकी डिजाइन दे सकते हैं, अच्छा डिजाइन सकते हैं, जो मशीन से संभव है, यानी मशीन वो कर ही नहीं सकता है। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर का पॉइंट कि हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, यानी कि जब हाथ से वस्त्र बनाते हैं तो क्या जल्दी फटता नहीं, टिकाऊ जल्दी होता है, क्योंकि वहां पर अच्छी तरह से सिया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों स्वेटर जो है हाथ से बनाया जाता है ताकि जो है अच्छी तरह से टिकाऊ रहे और उसमें दोस्तों काफी मात्रा में अच्छा लगता है पहनने में। ठीक है, जो जल्दी क्या हुआ फटता भी नहीं है। ठीक है, चलिए, 9 नंबर का आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गोसमताओं को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन कीजिए। कंपनी का नाम है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किया, तो भारत में बुनकरों पर क्या क्या निगरानी के लिए गुसमता का नियुक्त किया था। इसको आपको संक्षेप में वर्णन करना है, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुसमता को नियुक्त किया था। गुसमता एक शब्द है दोस्तों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के वस्त्र व्यापार पर क्या, जो भारत का वस्त्र व्यापार है जहां जहां कपड़ा मिल था, ठीक है, उस पर क्या क्या एकाधिकार स्थापित यानी कि अपना नियंत्रण में स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, कंपनी ने क्या, जो बुनकर जो मशीन जो हाथ से काम करता था, बारीकी डिजाइन देता था, हाथ से बने वो वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ाता था, उस पर क्या निगरानी रखता था, माल को एकत्रित करता था, और जो कपड़ा बनाता था दोस्तों इस पर गुणवत्ता जांचने के लिए, यानी कि अच्छा से काम करा कि नहीं, कि फाकी मारा, इसके लिए क्या करता था, वो जांचने के लिए दोस्तों वेतनभोगी कर्मचारी तैनात करता था, जिसे हम लोग गुमस्तता कहते हैं। ठीक है, गुमस्तता कहते हैं, समझिए गुमस्तता का क्या अर्थ होता है। चलिए 10 नंबर बढ़ते हैं, क्या कहता है, हमें खनिज के संचारण की आवश्यकता क्यों होती है। हमें दोस्तों खनिज के संचालन की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना। देखिए, हमें खनिज के संचालन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिज पर निर्भर होता है। खनिज संचारण अगर नहीं होगा तो जिसके कारण उद्योग और बड़े बड़े उद्योग और कृषि ये दोनों तहस नहस हो जाएंगे, और खनिज जो संसाधन है ये सीमित होता है, इसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, यह अनवीकरणीय योग होता है, जो एक ना एक दिन समाप्त होना तय है, यानी कि जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संसारण बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप जो भी आपका जो कल्याण यानी कि जो अब वर्तमान में उपयोग कर रहे ऐसे संसाधन जो सीमित है उसको कम से कम उपयोग कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, और जो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और जितना भी दोस्तों ग्रुप मेंबर में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम में जहां भी है उनको जल्द से जल्द शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर कहता है, क्या कहता है कि राजनीतिक दल के क्या कार्य है, वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है, राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने में दोस्तों जब ये चुनाव लड़ता है तो ये भारी यानी कि जनता के प्रति इसका जो दोस्तों सामना यह करना पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, यानी कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में दोस्तों एक अंतर पूछता, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसको मैं लेकर आऊंगा, जल्दी से लेकर आऊंगा। ठीक है, उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। 2 नंबर पॉइंट है, राजनीतिक दल का दोस्तों अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता। राजनीतिक दल क्या करता है, अपना नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर क्या करता है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है, जनता और सरकार के बीच क्या करता है, मध्यवर्ता की भूमिका निभाता है, यानी कि लोगों को यह जानकारी देता है कि सरकार क्या काम कर रहा है, उसका जानकारी पूरा क्या करता है, ये जनता को देता है। कौन, राजनीतिक दल। तो सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देता है। बस यही 4 पॉइंट था, कितना आसान था। चुनाव लड़ता है, अपनी नीति कार्यक्रम के अनुसार हुआ चुनाव लड़ता है, दो बार चुनाव में आपका पॉइंट लिख दिए, वो मध्यवर्ती निभाता है जनता और सरकार के बीच, और जनता को सरकार के बारे में जानकारी देता है। बस यही तो था। चलिए अब 12 नंबर क्या कहता है, कहता है दोस्तों कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। कैसे, यानी कि जो शिक्षा अगर नहीं होता, शिक्षित व्यक्ति नहीं होता, ये लोकतंत्र के लिए अभाव कैसे होता है, बताना है। देखिए,
तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। कैसे है? तो शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को से अज्ञान रहता नागरिक का शिक्षित होना। स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण विकास था। जब तक किसी देश में शिक्षित वर्ग नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं होगा, तो उस देश को विकास तुलना यानी कि विकसित देश हम लोग नहीं कर सकते हैं, न ही लोकतंत्र के देश कहते हैं। मान के चलिए लोकतंत्र में तो जो भी विकास कार्य होता है, इसका स्पष्ट जानकारी देता। अगर आप शिक्षित है तो इसका लाभ उठा सकते हैं, और शिक्षित नहीं है यानी अशिक्षित है तो इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए लोकतंत्र में शिक्षा का होना जरूरी है। और जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, ठीक है क्या, तो अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश या अपने विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती, जैसे कि मैं बता दिया। और इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के गंभीर चुनौतियां का कारण यानी गंभीर चुनौतियां में है। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग तो शिक्षित है, बिना तो शिक्षित होते मैट्रिक बोर्ड परीक्षा तो देंगे नहीं। चलिए अब 13 नंबर की ऋण की शर्तें कैलकुलेट कीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऋण लेने के लिए आपको बैंक को क्या क्या जमा करना पड़ता है, क्या सिक्योरिटी के रूप में, क्या डॉक्यूमेंट के, क्या आपको गारंटर के जमा करना पड़ता है। देखिए ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं। ऋण लेने वाले बैंकों को अपने आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। यानी कि जब तक आप आय का अपना प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा कि एक साल में कितना पैसा कमाते हैं, 60-70 हजार कितना कमाते हैं साल भर में, उसी के आधार पर बैंक आपको ऋण देगा कि आप जो ऋण चुकाने का जो है समान यानी चुकाने का सम्मत रखते हैं कि नहीं। ठीक है, और सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी प्रकार का कार्ड जो कि जो सिक्योरिटी यानी कि भारत का निवासी दर्शाता है, अपना जमीन दर्शाता है कि इसका जमीन यहाँ पर है, उसी को ऋण देता है कौन? बैंक। ठीक है, और ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। जब तक आप गारंटर को नहीं लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ेगा, आपको ऋण नहीं देगा बैंक वाला। इसलिए जब भी आप किसी का गारंटर बने तो सोच समझ के बनिएगा। ठीक है, अगर वो भाग जाता है तो आप ही से पैसा भरवाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कहता प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन दो उद्देश्यों के लिए? WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और इसका दो को कार्य यानी कि दो उद्देश्य लिखना है। ठीक है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य 220 के अंतरराष्ट्रीय बाजार को क्या इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता और खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव का हो। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या करता है? व्यापार को बढ़ावा मिलता है, यह पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षा करता है। जो भी पॉइंट बताया दोस्तों अगर उसको भी लिख देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर उतना ही मिलेगा जितना इस नंबर में यानी कि इतना पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 8 से लेकर 14 कंप्लीट हुआ। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, इसमें भी टोटल 5 गो प्रश्न पूछेगा। 15 से लेकर 19 तक का प्रश्न टोटल पूछेगा। 3 गो का प्रश्न दे दीजिएगा कि 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 15 नंबर आपको पक्का करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। और लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूरी है दोस्तों कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1928-1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे हो चुके थे। महामंदी के कारण क्या होता? जब भी महामंदी आता तो ये गिरावटें होती है, वस्तु के जो अधिकता जो मांग है ये गिर जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1928 और 1934 के मध्य में इसके बीच में भारतीय निर्यात क्या हुआ? ये लगभग आधे हो गया, यानी कि जो वस्तु 10 रुपए में बिकता था ये अब 5 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, 1928 से 1934 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कीमत क्या हो? गिरने लगे, जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस अवधि में गेहूं की कीमत 50% की गिरावट आई, यानी कि 20% गेहूं का कीमत था तो 10 रुपए किलो की दर से बाजार में बिक रहा। इस कारण महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा। और आपको पता है दोस्तों महामंदी का जो शिकार होता है ये गरीबी किसान ही होता है, क्योंकि अपना फसल दिन रात मेहनत करके उगाते हैं और इनका फसल का जो उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पर जो महामंदी का शिकार बन जाते हैं, जिस कारण ये कर्ज में डूब जाते हैं। और यहाँ पर क्या बोलता है कि कृषि उत्पादों की कीमत गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि ना इसको टैक्स मिलता है ज्यादा, ना ही इसका उचित मूल्य मिलता। उनकी ऋणग्रस्त यानी कि जो इनका ऋण है, कर्ज है, ये बढ़ता चला जाता है और अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती है। लोगों को सोना चांदी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। जिसके पास जो भी चीज है संपत्ति उसको बेचकर अपना घर द्वार चलाना पड़ता है। भारतीय पटसन उत्पादक व्यापार रूप से प्रभावित होते हैं। और हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा, जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन पर बंधा बनाया भाड़ा मिल जाता था, और इसे महामंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो जमींदार है जिसका पास अधिक संपत्ति है उसको महामंदी से क्या फर्क पड़ेगा? जिसका पास लाखों करोड़ रुपया है, एक साल में महामंदी हो जाता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आसान से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक तानाशाही सरकार शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिक की गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे बताना? ठीक है, देखिए
एक तानाशाही सरकार शासन की तुलना में एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन में नागरिक की गरिमा आजादी बनाई रहती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र पर निष्पक्ष चुनाव होता है, जिसमें जनता अपनी इच्छा के अनुसार लोकतंत्र क्या कर अपनी इच्छा के अनुसार अपने शासक का चुनाव कर सकता है, जबकि तानाशाही सरकार में ऐसा नहीं होता, उसमें जनता की कोई भी मर्जी नहीं चलता। ये होता है दोस्तों तानाशाही और लोकतंत्र। लोकतंत्र में आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, जिसको चाहे उसको सत्ता से हटा सकते हैं, जिस जो मन जो आप कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता, राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। सुनावत ये आपका कहावत आप सुने हुए, ठीक है। और लोकतंत्र में दोस्तों, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, जिसके अगर कोई सरकार अल्पत्ता में आता है उसका वैधता समाप्त हो जाती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और अगर उत्तरदायित्व ना होगा तो क्या लोकतंत्र में जो सरकार बना है उसको सत्ता से हटाने में जनता को देरी भी नहीं लगेगा। उसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम नहीं करे तो सरकार अगले चुनाव में उसे फिर सत्ता में बैठने का मौका ना दे। जैसे कि मैंने बता दिया, अभी दोस्तों झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन अगर अच्छा काम करेगा तो उसको अगला चुनाव में दोस्तों उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उनको सत्ता से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है चुनाव में, ठीक है। अभी तो उनको 3 साल हुई मुख्यमंत्री बना हुआ है, अभी 2 साल बच्चा है, ठीक है। 5 साल पर चुनाव होता है, आपको पता है। देखिए 2 साल में क्या होता है, जबकि तानाशाही सरकार शासन में इस प्रकार का कोई भेदभाव क्या होता है, इस प्रकार कोई भय नहीं होता। तानाशाही में क्यों नहीं भय हुआ, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसको क्या भय है, क्या यहाँ पर जनता से मतलब, कोई जनता से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए 17 नंबर करता है, व्यापार और विदेशी नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक, आपको बताना। देखिए व्यापार और विदेशी नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। पहला देखें तो विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने छोटे उत्पादों को अपना ऑर्डर देती है, उत्पादन का ऑर्डर देती है, जैसे कि वस्त्र जूते चप्पल, ठीक है, वस्त्र जूते चप्पल और हम खेल के सामान ऐसे उद्योग दोस्तों जहां विश्व भर में बड़ी उत्पादन होती है। क्या आपके घर में बच्चा नहीं है, सर बच्चा है, क्या जूते नहीं पहनते, जूते पहनते, चप्पल नहीं पहनते, चप्पल पहनते, क्या वस्त्र कपड़ा तो पहनते, क्या खेल के सामान नहीं है। तो इस यहाँ जो विश्व भर में देशों में बहुत बड़ी इसका उत्पादन का मांग होता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति के लिए क्या करता है, इसे ब्रांड के नाम से कि कौन सा ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाएगा, वो ग्राहकों को क्या करते हैं, मूर्ख बना के इसको बेच देती है। और यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का सबसे आम रास्ता बताएं तो दोस्तों कंपनी स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसारण करना है। और चौथा नंबर है कि विदेशी व्यापार के में जबरदस्त रूप में क्या होता है, वृद्धि होती है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया, लाइक का बटन ठोकते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। कहता है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करिए। तो वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशीय काल में भी मौजूद थी। 19वीं सदी में जब भारत में आए तो दोस्तों उस समय भारतीय मसाला विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था। वे ठीक है किए जाते थे, वे इन फसलों को उगाए। गरम मसाले आज भी निर्यात जाने वाले वस्तु है, प्रमुख वस्तु है। कहने का मतलब दोस्तों भारत कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना। देखिए तो वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेश काल में ही मौजूद थी। 19वीं सदी में यूरोप में जब भारत आए, 19वीं सदी में यूरोपीय जब भारत आए तो उस समय भारतीय मसालों विश्व में विभिन्न देशों में निर्यात है। यानी कि जो भारत में जो मसाला उत्पादन होता है दोस्तों ये विश्व भर में इसका प्रसार किया जाता है उत्पादन का, ठीक है। तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि अधिक इसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मसालों को उगाएं और मसालों को उगाएं, ठीक है, वही बात है, ठीक है। और गरम मसाला आज भी दोस्तों निर्यात जाने वाले प्रमुख वस्तु है भारत का। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौती आ गया, ठीक है। 1990 के बाद क्या वैश्वीकरण का युग आ गया, जिसका भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई, जिसने आर्थिक परिवेश में ही बदल दिया। चाय, कपास, चाय, कॉफी, जूट, मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार की तरफ से अत्यधिक सहायता नहीं किया जाता था। और 1990 के दशक में क्या हुआ तो उसे हानि मिला, ठीक है, कृषि को। अगर इस तरह से दोस्तों अगर प्रश्न पढ़ के जाते हैं दोस्तों, जो प्रश्न बता रहे इसको पढ़ के जाते हैं 90% दोस्तों आपका कोई नहीं रोक सकता। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अंत में ही जाइए, अंत भला तो सब भला, तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।